हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और हम अब अपवर्तन की अगली क्लास है। ये अपवर्तन में क्या हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है अगला टॉपिक, हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बोर्ड लेवल पर अगर हम समझें कि बोर्ड लेवल पर, तो बोर्ड लेवल पर भी बच्चों इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन यानी प्रकाश किरण जो है कितनी विस्थापित हो जाती है अपनी ओरिजिनल जो असली जो मूल उसकी दिशा होती है, मुख्य दिशा जो होती है, उससे कितने विस्थापित हो जाती है। ये पहला बिंदु है पार्श्विक विस्थापन का। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र बनेगा और सूत्र बनाते हैं और इस पर कुछ न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न करके देखते हैं, पहली बात। इसके बाद लेंगे फिर क्या, आभासी और वास्तविक गहराई। यानी कोई वस्तु अगर किसी माध्यम में पड़ी हो और किसी दूसरे माध्यम से उसको देखा जाए तो जो दिखाई देने वाली ऊंचाई है या गहराई है या दूरी है वो, और जो वास्तविक है वो, उसमें क्या संबंध है, उसका भी सूत्र बनाएंगे। ये दो बातें आ गई यहाँ पे। अपवर्तन में दो बातें हैं जो सरल से अनुप्रयोग हैं अपवर्तन के। लेते हैं, पहले लेते हैं पार्श्विक विस्थापन के लिए बनाते हैं अपना सूत्र, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं लिटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो लिख देते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल मतलब पार्श्विक, पार्श्विक मतलब समांतर जिसे कहते हैं, समांतर दिशा में प्रकाश कितना बदलेगा, ये चीज़ है। सूत्र बना लेते हैं, पहले चित्र बना दे थोड़ा सा। एक दो माध्यम बना लेते हैं अपने। एक माध्यम ये बना लेते हैं, मान लीजिए ये है सघन माध्यम, ये है मान लीजिए सघन माध्यम। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n2 और इसे लिख देते हैं विरल माध्यम। यहाँ से जो है प्रकाश किरण आएगी, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n1। ठीक, और किसी प्रकाश किरण को ऐसे चलाते हैं कि दिखाई दे जाए कि भाई विस्थापन कहाँ हो रहा है। पार्श्विक विस्थापन यानी समांतर दिशा का लंबवत जो विस्थापन है ना, समांतर दिशा के लंबवत जो विस्थापन है उसकी बात हो रही है। अब इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक प्रकाश किरण को डालते हैं पहले ऐसे, और इसकी जो दिशा है वो इस तरीके से ले लेते हैं ऐसे। ठीक, और इस किस कोण पर ये गिरती है अभिलंब से, ये नॉर्मल है, अभिलंब है, इस कोण को बना लेते हैं आई, और थोड़ा सा अपवर्तन करा लेते हैं ऐसे, यहाँ ले आते हैं ऐसे, और फिर इसी के समांतर इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये माध्यम जो है, यहाँ का जो माध्यम है वो भी यहाँ पे भी वही माध्यम है। अगर यहाँ बदल जाएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी विरल माध्यम है, वही है n1 है, यहाँ भी n1 है, और ये कोई कांच की प्लेट या विरल माध्यम, पानी यानी जो भी समझो, ये वो है। ये जो कोण है ये बना लेते हैं अपन r ऐसे। ठीक, इस कांच की प्लेट की जो मोटाई है, कितनी मोटाई में प्रकाश जो है लंबवत दिशा में जो मोटाई है उसको बना लेते हैं। इस मोटाई को अपन परिभाषित कर लेंगे। देखो कितनी है ये मोटाई, यहाँ लिखा देते हैं इसको। ये जो मोटाई है इसको अपन कर लेते हैं कि भाई ये बड़ा D है, ऐसे मान लेते हैं इसको। अपवर्तनांक हो गए, R हो गए, कोण वोण सब हो गए। ठीक है, अब यहाँ जब पार्श्विक विस्थापन तुम्हें दिखाई देता है वो ये दिखाई देगा। देखो ऐसे मान लीजिए ये जो है प्रकाश की जो पहले वाली दिशा है, यानी इस दिशा में प्रकाश किरण आ रही थी, तो प्रकाश किरण को थोड़ा गहरा करके बता देते हैं जिससे पता लग जाए भाई ये प्रकाश किरण है, ये देखो ऐसे आ रही है, ये हो गया देखो ऐसे, ये आ रही देखो ये प्रकाश किरण। ठीक, तो पार्श्विक विस्थापन यानी समांतर जो दिशा है, यहाँ से किरण निकली है, यहाँ पहले आ रही थी, तो लंबवत लेंगे, माध्यम के अंदर लंबवत लेंगे, तो ये जो दूरी है ये होती है पार्श्विक विस्थापन, ये वाली। ठीक, इस दूरी को क्या बनाते हैं, इसे बना देते हैं x का मान हमें निकालना है ऐसे। ये पार्श्विक विस्थापन है, हमें ये निकालना है। ठीक, अब नाम दे लेते हैं त्रिभुज का।
इसे बना लेते हैं मान लीजिए ए, इसे बना लेते हैं, ये तो देखो डी बना लिया हमने ये दूरी, तो इसे बना लेते हैं ओ, इसे बना लेते हैं बी, और इसे बना लेते हैं बिंदु को सीधा अभिलंब के साथ जो बिंदु आ रहा है इसे बना लेते हैं बिंदु को सी। ये नाम दे दिया हमने। अब कोण बना लेते हैं, कौन सा कोण हमारी जानकारी में नहीं है। देखिए ये कोण तो हमारी जानकारी में है, ये तो अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, ये एक कोण है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारी जानकारी में नहीं है, ऐसे भी लिख लेते हैं। ये कितना बन जाएगा बच्चों, आई माइनस आर। आई माइनस आर क्यों बनेगा, क्योंकि जो पूरा कोण है देखो ये आई है और ये इसका बिल्कुल विपरीत कोण है, ठीक, ये विपरीत कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल देते हैं इसको। तो ये भी आई होगा, आई में से आर घट गया तो ये आई माइनस आर बच गया। अब कुछ त्रिभुजों में त्रिकोणमिति का उपयोग करके ये सब चीज़ें हम निकाल लेंगे। ठीक, चलिए हमें क्या करना है, x से d तक पहुंचना है। ये जो दूरी है ये वाली, ये d के बराबर है, इस तक हमें पहुंचना है। ऐसे ये क्या है, ये है इस माध्यम की मोटाई। इसको फिर से लिख दिया देखो मैंने, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। त्रिभुज बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इस त्रिभुज से, ये समकोण त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, साफ दिख रहा है क्योंकि लंब है ये, x जो है दोनों समांतर दिशाओं के बीच की लंबाई लंबवत है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो ए ओ बी में चलते हैं, पहले त्रिभुज ए ओ बी में चलते हैं। ठीक, कहाँ तक पहुँचना है, उधर जाने में फ़ायदा नहीं है, ए ओ की तरफ जाने में फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं हमें, हमें जाना है ए बी की तरफ। तो क्या करते हैं, साइन में लगाते हैं, लंब बटे कर्ण है। तो ये कोण देखिए, कोण के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, वो तो x है, लंब पे x है, और ये जो ए बी है ये कर्ण हो जाएगा इस समकोण त्रिभुज में। तो साइन आई माइनस आर लिख देते हैं, साइन आई माइनस आर लिख देते हैं। ये हो गया x बटे ए बी। बिल्कुल सरल, ये बना ली तुमने पहला समीकरण। चलिए ए बी तक पहुंच गए। अब ए बी से हमें कहाँ जाना है, इस डी तक जाना है, क्योंकि हमें ये डी मालूम है, बाकी कुछ मालूम नहीं है हमें। तो हमें क्या करना है, अब इस ए बी से डी तक जाना है। तो देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर भी देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो डी है और जो कर्ण है वो ए बी है। तो क्या बना सकते हैं अपन, कोस लगा सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया, ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं ऐसे। तो क्या लगाएं, कॉस आर और डी बटे ए बी। ये बना लिया हमने अपना दूसरा समीकरण। ठीक, अब दो समीकरण आ गए, दोनों को यहीं का यहीं अगर हम भाग कर देंगे तो ये ए बी कट जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 में ए बी का मान समान करने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान समान करने पे, इसका मतलब ए बी हट जाएगा, भाग कर दें तो क्या बन गया, साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर, और ये हो गया x बटे डी। तो x का मान आ गया, देखो x बराबर आ गया डी साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर। ये बन गया x का सूत्र बन गया तुम्हारा। ठीक, अब इसमें i है तुम्हारे पास, d है तुम्हारे पास, जो तुम्हें ज्ञात है वो क्या है, मान लो i है, d है, r मालूम नहीं है। तो अपवर्तन के नियम से अपन क्या निकालते हैं, i और r के बीच संबंध निकाल लेते हैं। तो अपवर्तन के नियम से क्या है, n1 साइन i n2 साइन r। ये चीज़ें देखिए, ये क्या बता देगी, r का मान बता देगी। इससे क्या पता लगेगा, पार्श्विक विस्थापन x का मान पता लग जाएगा। ठीक, तो सूत्र बन गया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। अब छोटी सी वैल्यू लगा के देखते हैं, थोड़ा अंकिक करके देखते हैं इसको। इन दोनों को रखते हैं,
तो कुछ मान देता हूँ, उदाहरण के लिए कुछ मान दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आई दिया 60 अंश, ठीक, n1 दिया 1, n2 दिया मैंने वर्गमूल 3, और r का मुझे पता नहीं है, और मैंने d दे दिया 10 सेंटीमीटर। मैंने ये जानकारी दे दी। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x कितना होगा। तो ये जो मान मैंने दिए हैं ये समझ में आ रहे होंगे आपकी कि भाई ये जो कांच है या प्लेट है इसकी मोटाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसका अपवर्तनांक यहाँ पे ये जो n2 है ये कितना है, ये √3 है, वर्गमूल 3 है। ये हवा मान लिया या वायु या निर्वात मान लिया, इसका अपवर्तनांक कितना माना, 1 माना, n1 बराबर 1 है। और ये जो कोण है यहाँ 60 अंश है, तो ये कोण r मुझे पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं r निकाल लूँ यहाँ से। चलिए देखते हैं। n1 यानी 1 sin 60, n2 वर्गमूल 3 sin r। ऐसे sin 60 का मान तो बच्चे जानते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वर्गमूल 3 sin r। sin r बराबर 1/2 और r बराबर 30 अंश। तो r का मान आ गया। बाकी सब चीज़ें हैं तो इस सूत्र में डाल देते हैं। देखो यहाँ पे x का मान निकालते हैं। d कितना है, 10 सेंटीमीटर, साइन 60 माइनस 30 बटे कॉस 30, है ना। देखो ये आ गया, ये x का मान आ गया। ठीक, इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसे हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो मान रख देते हैं इसमें। ये हो गया 10 और ये हो गया साइन 30 बटे कॉस 30। तो साइन 30 बटे कॉस 30 के मान रखना चाहो मान रख दो, नहीं तो इसको क्या कर सकते हो, इसको tan 30 लिख दो। क्या लिख देंगे इसको लिख दो tan 30। ये लो, देखो हल हो गया। tan 30 का मान क्या होता है बताओ, tan 30 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3। तो 10 बटे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ये आ गया तुम्हारा पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया तुम्हारा x का मान आ गया यहाँ पर। ठीक, यानी मान सिंपली बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं। मान हमने लगा के देख लिया तो ये याद रहेगा, इसमें कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, सरल सा मामला है बिल्कुल। ठीक, तो ये था पार्श्विक विस्थापन, जिसमें r की वैल्यू निकाल कर लगानी होती है हमें। आई होता है हमारे पास, अपवर्तनांक होते हैं, मोटाई होती है, r की वैल्यू निकाल के इसमें सूत्र में लगा देनी होती है और आंसर हमारा आ जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब लेते हैं आभासी और वास्तविक जो स्थिति हैं वो कैसे पता चलती है। अगला टॉपिक आ गया हमारा वास्तविक और आभासी स्थिति, जिसे हम कहते हैं वास्तविक और आभासी स्थिति, या वास्तविक और आभासी गहराई जो है, दोनों बातें हैं इसमें। वास्तविक और आभासी स्थिति। ठीक, यानी इसका मतलब होता है रियल एंड अपरेंट पोजीशन।
रियल एंड अपरेंट पोजीशन, अंग्रेजी में लिखूंगा देखो, रियल एंड अपरेंट पोजीशन। इसका वजह क्या है? इसकी वजह, इसका कारण है अपवर्तन, यानी प्रकाश की वह किरण जो किसी वस्तु से चलती है, अगर माध्यम रास्ते में बदल जाता है तो किरण की दिशा बदल जाती है और वह हमारी आँख तक पहुँचती है, तो वस्तु हमें वहाँ नहीं दिखती जहाँ होती है, क्योंकि हमारी आँख वापस करके देखती है सीधी रेखा में, तो वस्तु की स्थिति बदल जाती है। लेकिन ये तभी होता है जब माध्यम बदलता हो। अब देखो कैसे करते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए ये कोई सघन माध्यम है, विरल भी हो सकता है, देखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कह रहे हैं भाई सघन माध्यम है, अपना फॉर्मूला या सूत्र बना लेते हैं हम, ठीक। अब ये सघन माध्यम है, जैसे पानी है, ये हवा है, ये कोई विरल माध्यम है, ये पानी है, ये कांच है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो इसे लिख देते हैं कि भाई ये सघन माध्यम है, और इसका अपवर्तनांक n2 है, और ये विरल माध्यम है और इसका अपवर्तनांक n1 है, ठीक। अब कोई वस्तु सघन माध्यम में पड़ी है, कोई वस्तु मान लीजिए सघन माध्यम में पड़ी है, तो थोड़ा सा ये बना देते हैं ताकि कोई वस्तु मान लीजिए सघन माध्यम में पड़ी है, तो एक वस्तु जो है डाल देते हैं यहाँ पे कोई वस्तु डाल देते हैं, देखो ऐसे कहीं पर भी, मान लो यहाँ डाल देता हूँ किसी वस्तु को, ऐसे देखो ये मान लो 1 रुपये का सिक्का पड़ा है ना, ये कोई वस्तु है, ठीक। इस पे लिख दिया मैंने वस्तु, ये आ गया, ठीक। अब वस्तु से मान लीजिए कोई किरण, प्रकाश किरण चलती है और हमारी आँख तक पहुँचती है, तो हमारी आँख मान लीजिए यहाँ कहीं है, ये हमारी आँख की स्थिति है, और कोई किरण हमारी आँख तक पहुँचती है, तो उसका रास्ता कैसा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा लंब बना देते हैं इसके ऊपर ये, और यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलती है मान लीजिए ऐसे, यहाँ अभिलंब बना देते हैं नॉर्मल n, और ये देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो दूर हटेगी, यानी कुछ इस तरीके से यूँ हो जाएगी, और यहाँ पे बना लेते हैं कि भाई ये हमारी आँख है, ऐसे ये हो गई आँख, यानी जहाँ पर ये वस्तु हमें देखनी है या हम देखना चाहते हैं। तो हमारी आँख क्या करती है? वापस देखती है, हमारी आँख क्या करती है? वापस देखती है सीधी रेखा में, तो वस्तु हमें ऊपर दिखती है। ये वस्तु की आभासी स्थिति है, ये वस्तु की आभासी स्थिति है। और यह जो कोण है, ये इस कोण को क्या मान लेते हैं? आई, और ये अपवर्तन के बाद बना हुआ कोण है, इसे मान लेते हैं आर। तो स्पष्ट हो रहा है कि भाई अगर n1 छोटा है n2 बड़ा है, तो लिख सकते हैं अगर n2 बड़ा है n1 से, ठीक, तो उधर r बड़ा होगा i से। यही बात स्पष्ट हो रही है, क्योंकि मान लीजिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश किरण, तो अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, ये हम जान रहे हैं, और यहाँ पर ये कोण छोटा और ये कोण बड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर वस्तु जहाँ है वहाँ से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। और ये जो चीज़ है, ये है आभासी गहराई, इसे मान लेते हैं h, और ये जो है ये है बड़ा H, इसे मान लेते हैं वास्तविक गहराई। आभासी गहराई जो है ये देखिए, इसे क्या मान लिया? छोटा h, और जो वास्तविक है उसे बड़ा मान लिया, ठीक। तो क्या माना? आभासी गहराई क्या मानी गई? छोटा h, और वास्तविक गहराई क्या मानी गई? बड़ा h, ये मान लिया गया। अपवर्तनांक आपके पास हैं, ठीक। अब सूत्र बनाना है कि इनमें क्या संबंध है, तो इन रेखाओं को मिला लेते हैं और कुछ त्रिभुजों के नाम बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ अपवर्तन हुआ है, तो अपन क्या मान रहे हैं? यहाँ O मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ
ए मान लेते हैं, ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु बी मान लेते हैं, ये बिंदु सी मान लेते हैं, त्रिभुज को पूरा कर लेते हैं। और इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए डी, ऐसे, ठीक। तो ओ ए बी सी डी ये मैंने नाम दे दिए, ये अपने तरीके से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया, देखिए अब शुरू करते हैं गणना और सूत्र तक पहुंचते हैं। सूत्र बनाना है हमें, तो सबसे पहले क्या करें, हमारा उद्देश्य है बड़े h और छोटे h के बीच में संबंध बनाना, ठीक। अपवर्तन का नियम अगर यहाँ लिखते हैं तो अपवर्तन का नियम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ठीक। अपवर्तन का नियम देखिए, यही लिख देता हूँ, n2 साइन आई है ना बराबर n1 साइन r, ये रहा अपवर्तन का नियम। n2 इस माध्यम का अपवर्तनांक है, ये कोण है अभिलंब के साथ, और ये n1 है इस वाले माध्यम का, और इसका कोण है r अभिलंब के साथ। ये नियम लिखा है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि हमें भाई जो है छोटे h से बड़े h तक जाना है। तो छोटे h को बताने वाला त्रिभुज ये है, और बड़े h को बताने वाला त्रिभुज ये है, ठीक। तो यानी हमें त्रिभुज ओ ए सी में और ओ बी सी में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में। चलिए करिए, पक्का करिए, ओ ए सी में क्या हो रहा है देखिए। क्या लगाएं, इस कोण के हिसाब से कुछ ऐसा लगाएं कि हम जो है इस लंबाई पे आ सकें। तो इसे क्या है देखो, AD बराबर CO, AD बराबर CO। तो क्या लिख दिया पहले यहाँ पे लिख दिया AD बराबर CO, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब अगर मैं लगाता हूँ 10i, देखो 10i लगाऊंगा मैं, 10i तो कितना हो जाएगा, CO या AD बटे ये पूरी की पूरी जो ऊंचाई है, वास्तविक ऊंचाई है h है, ठीक। यानी ये चीज़ होगी AD या CO, और जो वास्तविक गहराई है h वो आ जाएगी। तो पहले लगा लिया मैंने 10i, ये बना दिया मैंने CO बटे h। समझ रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये लंब है AD और ये इसका आधार है। तो लंब बटे आधार 10i, लंब ये AD भी है और ये CO भी है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, तो CO और AD बराबर है। ये लगा दिया मैंने, जिसको चाहे लिख दो, CO की जगह पे AD लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब वापस आते हैं, अब आते हैं इस कोण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कोण कितना है, देखो ये कोण, क्योंकि इस त्रिभुज में ये कोण लगेगा। ये कोण कितना पड़ेगा बताओ, ये पूरा कोण है R, और ये कोण है जो है ये वाला, ये पूरा कोण R है, ठीक। ये पूरा कोण R है हमारे पास, और हमें ये कोण चाहिए, ठीक। तो ये कोण है देखो 90 माइनस R, ये जो कोण है ये है 90 माइनस R। तो यही कोण है देखो, ये अगर देखें विपरीत, उल्टा वर्टिकली अपोजिट बना लें, 90 माइनस R 90 माइनस R। तो क्या लगाएंगे 90 माइनस R में, ये लंब, ये लंबाई, और आधार है CO। तो यानी 10 90 माइनस R, 10 90 माइनस R वही हो जाएगा H बटे H, ठीक। H बटे CO है ना, उल्टा लिख दिया देखो। ये देखो गलती हो गई थी, ये रहा। यानी अगर इस कोण को देखूं तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक। और कोण कितना है 90 माइनस R। तो 10 के 90 माइनस R को बदल लेते हैं, जगह को ख़राब नहीं करते। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यानी कॉट R हो गया लो, ठीक। अब इसमें हम देख रहे हैं कि CO जो है दोनों में है, तो गुणा कर देते हैं। एक में CO कहाँ है, ऊपर है, एक में CO नीचे है। गुणा करने पे लिखते हैं, तो क्या करते हैं, 10i बायां पक्ष कॉट R, और ये हो गया, गुणा करने पे आ गया H बटे H,
ठीक, इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया, बायां पक्ष गुणा कर दिया और उधर दायां पक्ष गुणा कर दिया, तो ये CO कट जाएगा। देखो गुणा करके देख लो। ठीक, तो H जो है आ गया मेरे पास, H tan I और cot R। अब मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ, साइन और कॉस में बदल लेता हूँ। ये आ गया H tan I साइन I बटे cos I, एक चीज़ ये आ गई। इधर आ गया cos R बटे साइन R, एक चीज़ ये आ गई। तो यहाँ पर देखिए साइन I बटे साइन R है, साइन I बटे साइन R है, तो साइन I बटे साइन R कितना है बताओ? ये है N1 बटे N2। तो यानी साइन I और साइन R का मान क्या लिख दिया जाए? N1 बटे N2, H N1 बटे N2, और जो बचा ये बचा cos R बटे cos I, इसको साथ में कर दिया जाए cos R बटे cos I, ये आ गया। ठीक, तो ये जो सूत्र हमारे पास बन के आया यही है आभासी गहराई का सूत्र, H N1 बटे N2 cos R बटे cos I। तो ये जो सूत्र है हमारे पास, ये देखिए बन के आ गया, ये आ गया। तो इसमें हमारे पास ये N1 N2 जो है होते हैं, वास्तविक गहराई होती है। ये cos R में हमारे पास I होता है, cos R हम लगा के वैल्यू जब निकालते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को बहुत छोटे कोण पर अगर हम लगाना चाहते हैं, मान लीजिए, तो हमने बना लिया सूत्र, तो हमारे पास यही है। मान लीजिए मेरी आँख यहाँ ना हो, वस्तु के बिल्कुल ऊपर हो, ये जो है ये आँख जो है हमारी बिल्कुल वस्तु के ऊपर हो, तो ये कोण बहुत छोटे बनेंगे। ये आँख की स्थिति अगर यहाँ पर है तो कोण बहुत छोटे बनेंगे। यानी अगर किसी वस्तु को किसी सघन माध्यम में बिल्कुल उसके ऊपर से देखा जा रहा हो तो कोण बहुत छोटे बनते हैं। देखो छोटे छोटे कोण बनते हैं। तो I बहुत छोटा होता है तो R भी बहुत छोटा होता है। तो छोटे कोणों के लिए अब क्या करते हैं, इसको सूत्र हमारा यही है, ये आपने समझ लिया। अब मैं हटा दूंगा इसको। यदि I बहुत छोटा है अर्थात वस्तु को वस्तु के ठीक ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक, तो cos I बराबर 1 लिमिट I इक्वल टू 0। लिमिट यानी सीमा। I बहुत कम है, 0 के आसपास, पूरी तरह 0 तो नहीं हो सकता, 0 के आसपास जा रहा है तो ये भी 1 हो गया। I अगर 0 हो गया तो R भी बहुत छोटा सा ही होगा। फिर अपवर्तन का नियम कह रहा है, देखो अगर I बहुत छोटा है तो R भी बहुत छोटा ही होगा। N1 N2, R को बहुत बड़ा तो कर नहीं सकते। तो इसी प्रकार cos R भी 1 हो जाएगा। इसमें भी लगा देंगे सीमा, R जो है वो 0 है। ध्यान रहे यह गणितीय लिमिट है, गणितीय सीमा है, बहुत छोटे कोणों पे ये चीज़ हो रही है। तो कुल मिला के ये मान 1 हो गया। यानी अब सूत्र आ गया हमारे पास H N1 बटे N2, ये हमारे पास सूत्र आ गया। बहुत छोटे कोणों के लिए ये सूत्र है, ठीक। और अगर कोण कुछ भी रखेंगे तो फिर ये सूत्र है। तो हमारे पास 2 सूत्र आ गए बच्चों, एक ये है, एक ये है। फार्मूला हमारे पास 2 आ गए। इन दोनों फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे हमें देखना है। सामान्य स्तर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता। मैं ऐसे 2 उदाहरण दूंगा
जिसमें ये काम करेगा, जिसमें ये काम करेगा। मैं दोनों उदाहरण आपको करके बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो है, ये दोनों सूत्र जो बना लिए हमने, मैं इन्हें इधर लिखता हूँ, ठीक है। अपने सूत्र को मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास जगह बनेगी, इस पर फिर हम उदाहरण लिख लेंगे, ठीक है। तो सामान्य सूत्र जो है वो है H N1/N2 और cos R/cos I, ठीक। और छोटे कोण के लिए सूत्र है N1H/N2। ये दो सूत्र हैं हमारे पास, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं भाई कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा। चलिए पहला उदाहरण ले लेते हैं, ठीक। पहले उदाहरण में हम इसको देखते हैं कि यहाँ से देखा गया, बिल्कुल ऊपर से देखा गया, ठीक। तो सिंपल सा उदाहरण बना देता हूँ पहले। कह रहा है पानी में, ये पानी है, कोई मछली, ये मछली है, देखिए ऐसे बना देता हूँ मछली को, ठीक। कोई मछली जो है वो 5 मीटर की गहराई पर है। जो मछली है वो 5 मीटर की गहराई पर, यानी ये H हो गया, 5 मीटर की गहराई पर है। कह रहा मछली के ठीक ऊपर से देखने पर, मछली को ठीक ऊपर से देखते हैं तो मछली कहाँ दिखाई देगी। मछली जो है कहाँ दिखाई देगी, ये समझ रहे हैं। मछली की आभासी गहराई क्या होगी, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है और ये हवा से देखा जा रहा है, इसका अपवर्तनांक N1 होता है, अपन देखते हैं ये 1 है, और ये N2 होता है, ये 4/3 है, ठीक। यानी 5 मीटर की गहराई पे कोई मछली है, कहाँ दिखाई देगी, ठीक। हाँ, एक आ जाता है कई बार फ़ोन रिकॉर्डिंग में, तो उसको बोलना पड़ता है कि भाई बाद में करना। चलिए ठीक है, तो बताइए, तो आपने कर लिया होगा फिर। वास्तविक जो गहराई है मछली की कितनी है, 5 मीटर। कहाँ दिखाई देगी, H बताना है, और ये ठीक ऊपर से देखा जा रहा है, तो सूत्र ये लगेगा, देखो ठीक। तो H का मान आ जाएगा, निकाल लो H का मान। आभासी गहराई H मान रहे हैं अपन, तो ये हो गया N1H/N2। तो जिस माध्यम से देखा जा रहा है वो ये N1 है, वो हवा है जिसमें आँख है, और ये N2 है जिसमें कोई वस्तु है, कोई मछली है, ठीक।
ये उसकी वास्तविक 5 मीटर है ही, लगा दो मान। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4/3 और ये हो गया 5, ये हो गया 15/4 मीटर। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। सरल है, बिल्कुल सीधा, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पूरा जो सूत्र है ये वाला, इस पे सवाल बना के देखते हैं। ठीक, तो क्या कहता है जी, कांच का एक टुकड़ा है हमारे पास, कांच की एक प्लेट है हमारे पास, कांच की एक प्लेट है हमारे पास ऐसे, जो 5 मीटर की है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, वर्गाकार प्लेट है। 5 मीटर की कांच की एक वर्गाकार प्लेट है और जिसका N2 अपन मानते हैं 1.5 है ऐसे, जिसका जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। कह रहे हैं जी इस प्लेट के बिल्कुल इस कोने पर एक बिंदु है। ये क्या है, एक बिंदु है ऐसे, इस कोने पर ये बिंदु है बिल्कुल। ठीक, ये क्या, इसे कहते हैं बिंदु वस्तु। ऐसे यहां पर है बिंदु वस्तु, ध्यान रहे। और यहां से 5 मीटर पीछे इसी रेखा के समांतर यहां, और 5 मीटर ऊपर, यानी ये भी 5 मीटर है, और इसी के लंबवत ऊपर की तरफ ये भी 5 मीटर है। ठीक, ये अपवर्तनांक मैं ठीक करके देता हूँ आपको, ठीक है ना, मैं इसे बदल देता हूँ, अपवर्तनांक को ऐसा कर देता हूँ कि सही तरीके से लिखा जाए। इसको मैं बदलूंगा, मैं इसे बना दूंगा N2 बराबर वर्गमूल 3, ये बना दिया देखो मैंने। ठीक, वर्गमूल 3 बना दिया मैंने, या और कर सकता हूँ, ठीक, और बढ़िया आंसर आएगा, वर्गमूल 2 बना देता हूँ। लो, जो चाहे लिख लो, ये तो कोई खास बात नहीं, गणनाएँ हमारी ठीक होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, ये है। ठीक, वर्गमूल 2 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, बाद में ठीक कर लेंगे, वर्गमूल 3 भी कर लेंगे तो क्या। हाँ, अब कह रहे जी आँख जो है यहाँ पर है, यहाँ पर आँख है ऐसे, ठीक, और यहाँ से इसको देखा जाना है, यहाँ से इसको देखा जाना है, इस वस्तु को यहाँ से देखा जाना है। तो कोई प्रकाश की कोई किरण मान लीजिए यहाँ से चलती है और इस वस्तु तक पहुँचती है। ठीक, तो ये कहाँ दिखाई देगी? अब जाहिर सी बात है कि वस्तु दिखेगी तो ऊपर ही कहीं ना कहीं। अब मान लीजिए यहाँ से कोई किरण ले लेते हैं प्रकाश की ऐसे, और ये बना लेते हैं, और यहाँ तक जो है कोण बढ़ेगा तो इस कोण को बढ़ा लेते हैं ऐसे। तो ये जो कोण है देखिए, ये बन गया R और ये बन गया कोण I ऐसे, और यहाँ तक जो है आँख तक ये किरण पहुँच जाती है, किसी भी पॉइंट पर ये हो सकता है। जहाँ पर ये हुआ है, ये घटना हुई है, वो दूरी हमें नहीं पता, उसका कोण वोण हमें नहीं पता, हम उस कोण के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये देखिए, ये चीज़ हमने मान लिया ये x है ऐसे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी 5 - x। ये आ गया, बिल्कुल सामान्य जनरल जो सॉल्यूशन है, जो जनरल हल है वो बना के दूंगा। कोई भी ऐसा सवाल आए तो झंझट नहीं, फटाफट वैल्यू डाल देना, ठीक है। अब इसके बाद हमें इन सब चीज़ों को सूत्र में डालना है, और ये N1 जो है ये 1 है, N1 जो है ये 1 है। और जो वस्तु दिखेगी, देखिए आँख सीधी रेखा में दिखेगी, वस्तु यहाँ देखेगी, तो ये हो गई तुम्हारी आभासी गहराई।
और ये पूरी की पूरी 5 मीटर जो है हो गई तुम्हारी वास्तविक गहराई। समझ रहे होंगे कि 5 मीटर ये है आभासी गहराई, ये है, आंख सीधी रेखा में देखेगी, जो प्रकाश किरणें यहाँ से निकल के गई और कहीं यहाँ पे एक्स पे टकरा गई, पहुँच गई आगे। बाकी सब चीज़ें बता दी गई हैं। तो इस ऐसे केस में हम ये सूत्र नहीं लगा सकते, ये वाला हमें यही लगाना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद रख देते हैं मान आभासी गहराई h n1/n2, हमें चाहिए cos r। तो cos r देखो ये है हमारे पास cos r, यहाँ से मिलेगा हमें cos r। अगर इस त्रिभुज को पूरा कर लें ऐसे यूँ, ठीक, तो cos r का मान होगा ये 5 और ये कर्ण, तो cos r का मान लिखता हूँ मैं 5 बटे पूरा कर्ण कितना है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर है ना, ये है देखो, ये 5 है, 5 10 माइनस एक्स ना, क्योंकि ये 5 माइनस एक्स है, ये पूरा का पूरा जो है ये बनेगा आधार बनेगा 5 और ये पूरा बनेगा कर्ण, आधार हो गया 5। कोस आर को ठीक से लिखता हूँ ना, कोस आर को ढूंढते हैं, देखो वापस फिर करते हैं, थोड़ा आराम से आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि कुछ छूट जाएगा। कोस आर को लेते हैं, ये बनेगा आधार और ये बनेगा कर्ण, तो कर्ण बनेगा इस त्रिभुज से, ये 5 है, ये 5 माइनस एक्स है, तो पूरा का पूरा लगेगा देखो ऐसे, और आधार बन जाएगा कॉस ये 5, तो ये हो गया 5 बटे 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का वर्गमूल। ये कॉस आर का मान है, क्योंकि ये जो दूरी है देखो ये 5 माइनस एक्स है, ये 5 है, तो पूरा आधार है, तो 10 माइनस एक्स हो गया। इसके बाद चाहिए तुम्हें कॉस आई का मान, देखो क्या हो गया, ये रहा कॉस आई, यहाँ पर है कॉस आई, ये रहा देखो कॉस आई। तो कॉस आई में ये क्या है, ये 5 है, ये भी 5 है, और ये पूरा का पूरा जो कर्ण है तुम्हारा ये कितना है 5 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो 5 बटे 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब हमें क्या लगाना है कॉस आर बटे कॉस आई, तो कॉस आर बटे कॉस आई कितना होगा हमारा, कॉस आर बटे कॉस आई यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, कॉस आर बटे कॉस आई में ये ऊपर पहुँच जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, मान रख रहा हूँ देखो, बटे ऐसे 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, ये जो सूत्र तुम्हारा सामने बन के आया, ठीक, ये क्या है, ये है आभासी गहराई। ठीक, इसमें अपवर्तनांक आ गए आपके, और ये x का मान आ गया। x का मान यानी कहाँ पर ये किरण यहाँ से चलेगी, ये कहाँ पे यहाँ टकराएगी, अगर आप इसे जानना चाहते हैं, इसे निकालना चाहते हैं, तो अपवर्तन का जो नियम है उससे आप इसे निकाल सकते हैं। अपवर्तन के नियम से x का मान निकाल के हम इसमें लगा सकते हैं। अपवर्तन का नियम क्या है, ये रहा अपवर्तन का नियम, यहाँ से तुम्हें x का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, साइन आई वाई साइन आर एक्स के पदों में आएंगे, तो एक्स का मान निकाल लोगे, यहाँ लगा दोगे। ठीक, चलिए एक्स का मान निकाल के भी देखते हैं ना। ये मान हमने लगा लिए, निकाल लिए, मैं तुम्हें अब एक्स का मान निकाल के बताता हूँ। साइन आई का मान कितना होगा, साइन आई बताओ कितना होगा, साइन आई होगा एक्स बटे 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया साइन आई। साइन आर कितना होगा, साइन आर होगा ये पूरा 10 माइनस एक्स बटे 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये होगा तुम्हारा 1 बटे वर्गमूल 2। तो ये वो समीकरण है जो साइन आई बटे साइन आर त्रिभुजों से 1 बटे वर्गमूल 2, इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे, वर्गमूल हटा देंगे इसका, इसमें से x निकाल देंगे, तो x का मान आएगा। x का वो मान जो है अपने आप सेट होगा, यहाँ पे किरण कहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, अपने आप सेट हो जाएगा वो चीज़। ठीक, देखिए किरणें बहुत सारी हैं, किरण को यहाँ से यहाँ भी जाती है, किरण को यहाँ से यहाँ भी जाती है, किरण को यहाँ से यहाँ भी जाती है, तो वह किरण जो आँख तक पहुँचती है, वह किरण जो आँख तक पहुँचती है
वो x के 2 मान ऐसे होंगे जिन पर वो यहाँ संतुष्ट करेगी। x के 2 मान आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ से। ठीक, ये आ गया। तो ये जो चीज़ है थोड़ी सी, ये पूरा मैंने बता दिया। अगर सवाल बनता है तो बड़ा आसान सा बनता है, उसमें कौन वौन सब दे रखे होते हैं, ये ज़्यादा झंझट नहीं होता। लेकिन ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है, IIT JEE एडवांस लेवल तक ये चीज़ चली जाती है। आप इसे आराम से देख के इसके त्रिभुज वगैरह को आराम से समझें। ठीक, और अगर R और I बता रखे हों तो फिर ये सवाल सीधे यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, चलिए बोर्ड को थोड़ा सा काला करते हैं और आगे की खोज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर विचार करते हैं कि ये कोण अगर मालूम है तो कैसे काम करेगा। चलिए ठीक, एक उदाहरण थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और बढ़िया चीज़ है, ये इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक है n2 और ये बता देता हूँ वर्गमूल 3, पहले की तरह कर देता हूँ, ये n1 है, ये 1 है। ठीक, यहाँ से कोई वस्तु रखी है ऐसे, ये है वस्तु, यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलती है ऐसे और इस तरफ को बढ़ती है आगे, ये कोण बनाती है 60 अंश का। ये कोण बता दिया आपको 60 अंश का। तो ये कोण कितने का बनेगा पता कर सकते हैं, ये कोण जो है कितने का बनेगा ये पता कर सकते हैं। देखो ये कोण है I। ठीक, तो I को कोण को निकालना पड़ सकता है, तो I को निकाल सकते हैं। ये प्रकाश किरण जो ऐसे जा रही है और यहाँ पे हमारी आँख है ऐसे। ठीक, तो वस्तु जो है हमें यहाँ पे दिखेगी ये। ठीक, जो वास्तविक गहराई है इस वस्तु की वो यहाँ से यहाँ तक की, वो बता देता हूँ h बराबर 2 मीटर। और ये जो आभासी गहराई है ये h जो है ये हमें निकालना है। ये बिल्कुल सरल सा सवाल हो गया। देखो ये कोण हमें बता दिया गया, बात पूरी हो गई। अब हम क्या चाहते हैं भाई, I हमें मिल जाए। ठीक, तो I निकाल लेंगे अपवर्तन के नियम से। कितना, पहले इसे निकालते हैं, साइन I साइन R n1 बटे n2। साइन I मालूम नहीं है, साइन R साइन 60 है, n1 1 है और ये वर्गमूल 3 है। ठीक, देखो साइन I का मान आ गया, साइन I 2 साइन I बराबर 1 आ गया और I बराबर 30 अंश आ गया। इसको हल कर लो, साइन 60 का मान वर्गमूल 3 बटे 2 होता है, वर्गमूल 3 कट जाएगा, 2 ऊपर पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, आ गया 1 बटा 2। साइन 1 बटा 2 आ गया तो 30 हो गया अंश। यानी ये कोण जो I है, I का मान हो गया 30 अंश और R का मान हो गया 60 अंश। ठीक, अभी सूत्र में लगा दो, आभासी गहराई h n1 बटे n2 और आगे cos R बटे cos I। वास्तविक जो गहराई है वो कितनी है, 2 मीटर है। 2 मीटर लगाओ, 1 बटे वर्गमूल 3 लगाओ। cos R मतलब cos 60 लगा दो और cos I यानी cos 30 लगा दो। ठीक, अब यहाँ से जो h का मान आएगा वो लिख देते हैं। cos 60 होता है 1 बटा 2, ये होता है
cos 60 होता है 1/2, ये होता है √3/2, कट गया √3 आ गया, 3 आ गया, तो कुल मिला के 1/√3 आ गया। ये सीधी सीधी बात है बिल्कुल, ये आ गया देखो। ठीक, 1/2 √3/2, ओके, 1/√3 आ गया। ठीक है, कन्फर्म हो गया। तो 2/3 उत्तर हो गया। नीचे 2 वर्गमूल आ गए थे तो 2/√3 गुना √3 को सिर्फ 3 लिख देता हूँ ना, बस 3 ही लिख देता हूँ, ये लो। ठीक, तो ये दिखाई देगा कितना, 2/3 मीटर पे दिखाई देगा, जबकि ये है 2 मीटर। ठीक, अगर ये कोस ना लगाऊं, मान लीजिए ये चीज़ ना लगाऊं, जो सामान्य फॉर्मूला है जिसका कि हम रट्टा मार के रखते हैं, ये फॉर्मूला है, इसका रट्टा मार के रखते हैं हम लोग, तो उत्तर हमारा काफ़ी अलग आएगा, जो काफ़ी गलत होगा। ठीक, तो ध्यान रहे कि ये चीज़ कैसे लगेगी, इस तरीके से लगेगी। और बिल्कुल अगर ऊपर से देखा जाए, आँख यहाँ पे हो, तो ये फार्मूला लगेगा फिर। ठीक, तो कुल मिला के समझ में आ गया कि भाई कौन सा फार्मूला कहाँ काम करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सी दूरी वास्तविक गहराई में लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, इस बिंदु को क्लियर करते हैं, इस तथ्य को पकड़ते हैं। एक उदाहरण से पकड़ेंगे इसको हम। ठीक, मान लीजिए कोई सघन या विरल माध्यम है ऐसे। ठीक, इसकी जो मोटाई है वो है, कुछ मोटाई मान लेंगे इसकी। देखिए ये जो है, ये बना दिया मैंने, कांच बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक, इसका अपवर्तनांक अपन मान सकते हैं n2, और जहाँ से देखा जा रहा है ये n1 मान सकते हैं। और कोई वस्तु इसमें मान लीजिए यहाँ है, और इस वस्तु की जो वास्तविक गहराई है वो मान लेते हैं हम h, ऐसे। ठीक, तो और कोई इसके ऊपर जो आँख है, उस आँख की जो आँख है यहाँ पे, ये जो आँख है ये है यहाँ से मान लीजिए x पे। ठीक, तो आँख से वस्तु कहाँ पे दिखाई देगी, तो हम क्या कर रहे हैं कई बार कि ये जो x आँख में हवा में है, इसमें भी लगा देते हैं फॉर्मूला, तो गलती हो जाती है। ठीक, हमें क्या करना है, आँख से वस्तु की आभासी दूरी क्या लिखना है, आँख से वस्तु की आभासी दूरी। ठीक, तो आँख से वस्तु की आभासी दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो परिवर्तन किस में होगा,
कौन सी दूरी में परिवर्तन होगा? तो देखिए जो x है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी x प्लस। क्यों नहीं होगा इसमें परिवर्तन? क्योंकि माध्यम बदलने पर होता है परिवर्तन। अब ये जो दूरी है ये हवा में है या निर्वात कहें या कोई और माध्यम कहें, आंख जो है इसी माध्यम में है। N1 जो है वो विरल माध्यम मान लिया, मान लो हमने, तो आंख इसी माध्यम में है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। अब ये हो गई x, इसमें परिवर्तन होगा, ये होगी N1 बटे N2 और H, ठीक, यानी N1 बटे N2 H, N1 H बटे N2, सिंपल सी बात है। इसको तो बल्कि सीधा ऐसे ही लिखते हैं, N1 H बटे N2, ठीक। तो ये है आभासी दूरी, यानी S आभासी। तो ये समझ गए कि जिस माध्यम में आंख होती है, अगर उस माध्यम में कोई दूरी होती है वस्तु के बीच में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल वह माध्यम जिसमें कोई वस्तु रखी हो, उसमें जितनी दूरी होती है उसमें परिवर्तन होता है। समझ रहे हैं? अब इस वस्तु को यहाँ से हटा के मैं दूसरे तरीके से बदल देता हूँ। इस वस्तु को मैं यहाँ से हटाऊंगा। देखो ये वस्तु मैंने यहाँ से हटा ली, ये देखो ऐसे, और मैं नीचे ले आया इस वस्तु को, यहाँ ले आया मैं वस्तु को, ये है वस्तु, और ये जो दूरी है ये है y, और ये जो पूरी कांच की प्लेट है ये है h। अब इस वस्तु को देखा जा रहा है यहाँ से, तो कहाँ दिखाई देगी? तो क्या करें इसमें अब? S आभासी। अब दोबारा निकालते हैं, देखो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये जो दूरी है ये किस में है? N1 में, हवा में है, तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं है। y में, x में कोई परिवर्तन नहीं है, तो x प्लस वाई जो कहते हो रहेगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये जो h है, ये h, इस h की वजह से इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये माध्यम जो है इसकी वास्तविक गहराई क्या मानी जाएगी? h, और आभासी गहराई ये माध्यम तय करेगा। तो माध्यम ये मानेगा कि भाई ये तो यहाँ पे है, और आँख यहाँ पे है, यहाँ पे आँख है, वस्तु यहाँ पे है, माध्यम यही मानेगा, तो माध्यम इसको बदल देगा। तो माध्यम कितना परिवर्तन इसमें करेगा? वो आभासी करेगा, N1H बाई N2। तो ये चीज़ लिखी है ये माध्यम की वजह से है। यानी माध्यम में कोई वस्तु है तो जहाँ पर वस्तु है वो लगेगा। माध्यम की कोई मोटाई है, वस्तु नीचे है, तो माध्यम की मोटाई में ही परिवर्तन होना है, वही आभासी पैदा करेगा, वही आभास पैदा करेगा। जो वास्तविक है x और y, ये आभास पैदा नहीं करेंगे, ठीक। तो कुल मिला के इस कंसेप्ट से समझ में आ गया होगा कि भाई माध्यम की मोटाई या माध्यम की गहराई ही वास्तविक गहराई बन जाती है अगर कोई वस्तु माध्यम के दूसरी ओर हो। जितनी दूरी हवा में होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आँख की और वस्तु के बीच की दूरी ये बन जाएगी। ये दोनों हवा में है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं, ये कांच की वजह से परिवर्तन हुआ, ठीक। समझ में आ गई बात? सीधा हो गया बिल्कुल। अब ये क्लियर हो रहा होगा कौन सी दूरी कहाँ लगेगी, ठीक, ओके। उदाहरण, आपेक्षिक चाल पर उदाहरण ले लेते हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है, बड़े मज़े की बात है ये, बड़ा मज़ा आएगा इसमें, अच्छा लगेगा। आपेक्षिक चाल यानी कोई मछली पानी में है, कोई व्यक्ति पानी में है, कोई हवा में है ना। अगर वो चीज़ हो रही है तो कैसे ये चीज़ बदलती है, आपेक्षिक चाल। इस पर एक सवाल बना लेते हैं, उदाहरण बना लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये।
ये हो गया मान लीजिए पानी, और ये हो गई हवा। ठीक, हवा में यहाँ पर इस रेखा में कोई पक्षी जो है, कोई पक्षी नीचे की तरफ एक चाल से आ रहा है। ये चाल है पक्षी की u, और ये है 2 मीटर प्रति सेकंड। पक्षी की चाल कितनी हो गई? 2 मीटर प्रति सेकंड, और पक्षी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, हवा का अपवर्तनांक n1 माने तो 1 है, पानी का अपवर्तनांक n2 माने तो 4/3 है। ठीक, ये नीचे पानी है, तो पानी है तो क्यों ना पानी का रंग पानी के जैसा कर दिया जाए। ये लीजिए, ये पानी हो गया। पानी पानी ब्लू है, पानी पानी ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एक मछली है जो ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर क्या है? एक मछली है, ये है मछली, माछली नहीं भाई, मछली। ठीक, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और इसकी जो चाल है ऊपर की तरफ वो है v, वो है 3 मीटर प्रति सेकंड। ये मछली ऊपर को जा रही है। ठीक, अब ये पक्षी जो है इस मछली को लपकने के चक्कर में है। ये जो पक्षी है इस मछली को लपकने के चक्कर में है। तो कह रहा जी पक्षी के सापेक्ष मछली की चाल बताइए। पहला सवाल है, पक्षी के सापेक्ष मछली की चाल, ये पहला सवाल है। ठीक, अब देखते हैं। पक्षी अगर देखता है तो पक्षी कहाँ है? n1 ये बन गया, n2 ये बन गया। भाई वो हवा से देख रहे हैं तो n1 यही बनेगा, n2 यही बनेगा। और यह जो दूरी है, जो दोनों दूरी हैं वो कितनी है? मान लीजिए ये दूरी मान लेता हूँ x, और ये दूरी मान लेता हूँ y। ठीक, तो विस्थापन क्या होगा? आपेक्षिक विस्थापन क्या होगा पक्षी के सापेक्ष? तो पक्षी के सापेक्ष मछली का आभासी विस्थापन S, पक्षी के सापेक्ष मछली का आभासी विस्थापन। तो तुम देख रहे हो इस x में कोई परिवर्तन नहीं होने का। ये x जो है हवा में है, ये x वह दूरी है जो हवा में है। पानी तो यहाँ से शुरू होता है, तो x जो का तो हो गया, प्लस y पानी में है, यानी ये मछली इसको ऊपर दिखेगी थोड़ा सा, तो कितना हो गया? n1y/n2। ये स्थिति है, आभासी विस्थापन है पक्षी और मछली के बीच में, जो कि पक्षी देखता है, मछली को ऐसे देखता है। और हम कह रहे हैं कि आपेक्षिक चाल क्या होगी, कितनी चाल से दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको समय से भाग कर देते हैं। ठीक, बना देते हैं डेल्टा S/डेल्टा t, थोड़ा सा समय ले लेते हैं, डेल्टा x/डेल्टा t प्लस n1/n2 डेल्टा y/डेल्टा t। इसको ऐसा बना देते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका अवकलन कर दें समय के सापेक्ष, वो भी लिख सकते हैं ds/dt dx/dt प्लस n1/n2 dy/dt। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जो विस्थापन है सीधे सीधे ये जुड़ रहा है, और dy/dt या dx/dt ये चाल हैं, तो कुल मिला के इनके मान रख देते हैं। ये विस्थापन पूरा का पूरा घट रहा है, दोनों के बीच घट रहा है, तो चाल तो जुड़ी रही है, वो तो फार्मूला ही बता रहा है। तो कुल मिला के ये हो गई किसकी? dx/dt हो गई पक्षी की चाल, कितनी?
2 मीटर प्रति सेकंड, तो ये 2 हो गया, और 1/4/3 ये अपवर्तनांक हो गया, और मछली की चाल कितनी है 3 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। ये लो, ठीक, हल कर दूं इसको तो कितना आएगा बताओ, 9/4, 2 + 9/4, 2 + 9/4, ठीक, कितना आ रहा है 4 दूनी 8 और 2 17/4 मीटर प्रति सेकंड, यानी 17/4 मीटर प्रति सेकंड से ये मछली इस पक्षी को ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। ध्यान रहे, हम ये मान लें कि ये चाल नीचे को है और ये चाल ऊपर को है, और यहाँ पे माइनस लगा दें तो गलती हो जाएगी, क्योंकि हमने विस्थापन लगा दिया है। बस अब ये विस्थापन सीधा सीधा दूरी बन गया एक दिशा में। अब अभी जब इसका अवकलन करेंगे तो निशान जो है यहाँ पे, मान लो नीचे की तरफ प्लस मान लिया, इसको प्लस लगा लिया, इसको माइनस लगा लिया, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये बस एग्जैक्ट है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो देखो जुड़ रही है चाल, विपरीत दिशा में अपेक्षित चाल जुड़ जाती है, उस हिसाब से विस्थापन लगाया है हमने, ठीक। अब अगर ये मछली नीचे की तरफ चले तो तब जाके ये मान माइनस में लगेगा, तब जाके ये मान माइनस का लगेगा। इसमें इस सूत्र में परिवर्तन कर देंगे। मान लीजिए ये मछली नीचे की तरफ जा रही हो, कंसेप्ट बना के चलना है, क्योंकि कहीं कहीं पे आ गया और तुमने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो ये मछली मान लीजिए नीचे की तरफ जा रही है, नीचे, ठीक, उत्तर बदलेगा, उत्तर बदल जाएगा, ठीक। ये विस्थापन तो यही रहेगा, ये सब यही रहेगा। यहाँ पर जब मान है वो माइनस का लगेगा, तो ये उत्तर यहाँ गड़बड़ कर देगा। ये आ गया देखो माइनस, तो माइनस होने से उत्तर कितना हो जाएगा -1/4, ऐसे। तो समझ रहे हैं कि मछली अगर नीचे की तरफ जा रही है तो -1/4, यानी नीचे की तरफ ही उसको मछली चलती हुई दिखाई देगी 1/4 मीटर प्रति सेकंड से। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे जो चिन्ह पद्धति है उसमें अगर दोनों विपरीत दिशाओं में हैं तो प्लस होगा, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो एक की चाल माइनस होगी, ठीक। किसकी चाल माइनस होगी, जिसको देखा जा रहा है, मछली को देखा जा रहा है, तो मछली नीचे की तरफ जा रही है यदि, तो मछली की चाल यहाँ माइनस होगी और ये नंबर माइनस का हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए चलिए कुल मिला के वापस कर लेते हैं, मछली को ऊपर ही कर लेते हैं, पुराने मामले में आ जाते हैं जो कहता हूँ, मछली को ऊपर ही चला लेते हैं, ठीक है, ऐसे, और मछली का भी 3 ही मान लेते हैं, ठीक। अब करते हैं मछली के सापेक्ष पक्षी की चाल क्या होगी, उल्टा कर देते हैं, मछली के सापेक्ष पक्षी की चाल। ठीक, तो मछली के सापेक्ष पक्षी का विस्थापन है ना, तो लिख देते हैं मछली के सापेक्ष पक्षी का विस्थापन S। चलिए देखते हैं, मछली का जो माध्यम है वह पानी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये बन जाएगा N1 और ये बन जाएगा N2। ये समझ में आ गई होगी बात। जिस माध्यम से देखा जा रहा है, कौन देख रहा है इस बार मछली देख रही है, तो ये N1 हो गया, और जिसमें वस्तु है यानी पक्षी है वो N2 हो गया। मछली जिस माध्यम में है उस दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मछली y को y देखेगी, मछली पानी में है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ऊपर तक की, जहाँ तक पानी भरा हुआ है y है, तो मछली y को y ही देखेगी, मछली अपने माध्यम में दूरी को परिवर्तित नहीं करेगी।
वास्तविक और आभासी बराबर होंगे, यानी मछली y को y देखेगी तो ये y जीव का तो रहेगा, ये आ गया y प्लस, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, जो x है ये कुछ और दिखेगा, ये x नहीं दिखेगा, ये कुछ और दिखेगा। सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है n1/n2 x, ये दिखेगा। ठीक, अब n1 कितना है 4/3, x कितना है n2 कितना है 1, तो देखो उल्टा हो गया फॉर्मूला, 4/3 x, ये s हो गया। यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखा जाता है तो वस्तु पास नहीं दिखती बल्कि दूर दिखती है। यानी मछली अगर पानी से इस पक्षी को देखती है तो पक्षी दूर दिखता है, और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाता है तो चीज़ें पास दिखती हैं। हम पानी में से बाहर हवा में देखें तो जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, हमें चीज़ें और दूर दिखेंगी, और अगर हम हवा में से पानी में देखें तो दूरी घट जाती है। ठीक, ये कारण इस सूत्र से स्पष्ट हो रहा है, बात स्पष्ट हो गई। अब देखते हैं ds/dt, dy/dt प्लस 4/3 dx/dt। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, कोई माइनस नहीं लगाना, चिन्ह पद्धति का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बन चुका है, विपरीत दिशा में है, जोड़ा गया है। अब अगर पक्षी ऊपर की तरफ हो तो बस यहाँ फिर ये बदलना पड़ता है आपको, जैसे मैंने बताया था, अगर यहाँ पे पक्षी नीचे आने के बजाय ऊपर को जा रहा हो तो यहाँ पे ये निशान बदलना पड़ता है, वरना ये जो का तो है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक, चलिए वैल्यू लगा दीजिए, dy और dt 3 प्लस 4/3 और ये है 2, 3 प्लस 8/3, तो ये हो गया 3 3 9 और 8 17/3। पहले उत्तर कितना था 17/4 था, अब कितना है 17/3। ठीक, पक्षी नीचे को आ रहा है, मछली ऊपर को जा रही है। अब कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होना, बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्लियर करना पड़ेगा। अगर पक्षी ऊपर को जाए ऐसे, ठीक, पक्षी अगर ऊपर को जाए तो कहाँ परिवर्तन करोगे बताओ, क्या रखोगे? ये जो 2 है यहाँ रखोगे -2, और कुछ नहीं, बस जिसको देखा जा रहा है अगर वो बदल जाए तो ये -2 रखोगे। ऐसे केस में ये माइनस हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा बस। तो प्लस माइनस का चक्कर समझ में आ गया होगा कि भाई किसका माइनस बदलना है। ठीक, जिसको देखा जा रहा है, अगर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इसमें प्लस रहेगा। जिसको देखा जा रहा है अगर उसकी दिशा बदल जाए, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हों, तो जिसको देखा जा रहा है उसमें यहाँ माइनस लग जाएगा बस। यानी ये जो मैंने किया ये आपने समझ लिया कि कैसे हुआ है। ठीक, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं।
अब बनाएंगे दो या दो से अधिक माध्यमों का तुल्य अपवर्तन आंक, अपवर्तनांक। एक दो माध्यमों का या दो से अधिक माध्यमों का तुल्य अपवर्तनांक। ठीक कैसे बनता है देखिए। मान लीजिए ये कोई माध्यम है, इसका अपवर्तनांक है n1, इसके नीचे एक और माध्यम है, इसका अपवर्तनांक है n2, इसके नीचे एक और माध्यम है, इसका अपवर्तनांक है n3, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु। ठीक इन माध्यमों की वह गहराई जिसमें देखा जाना है H1, H2, H3 है, यानी इसकी जो गहराई है वो कितनी है H1, और इसकी जो गहराई है वो है H2, और इसकी है H3। तो आभासी गहराई के आधार पर हम बता सकते हैं कि इन तीनों माध्यमों का तुल्य अपवर्तनांक क्या है। ठीक, तीन माध्यम है हमारे पास। ये है पहला माध्यम, ये है दूसरा माध्यम, ठीक, और ये है तीसरा माध्यम। ओके, चलिए सूत्र बना लेते हैं। ये सूत्र हमारे बहुत काम आता है, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आता ही रहता है। मेडिकल नीट में तो इसका सवाल आता ही रहता है यार, सही बताऊं मैं। हाँ, अब मान लीजिए हम देखते हैं कि जो आभासी गहराई है वो कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर आभासी गहराई होगी H1 डैश, यहाँ पे H2 डैश, यहाँ पे H3 डैश, यानी सभी माध्यम आभासी विस्थापन करेंगे। तो कुल मिला के जो आभासी गहराई होगी इसकी, अगर देखें इस बिंदु से देख लें, मान लीजिए यहीं पर हम आंख लगा लें यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है, यहीं पर हमने आंख लगा ली, देखो कहाँ दिखेगा। ठीक, तो H डैश, H1 डैश, H2 डैश, H3 डैश, ये आभासी गहराइयाँ हैं जो दिखाई देंगी। तो हवा के सापेक्ष इसे क्या मान लिया मैंने, इसे मान लिया मैंने वायु, जिसका अपवर्तनांक है 1 के बराबर। ठीक, या N0 बना लूँ, ये लो N0 बना लिया, चलो ठीक है। तो पहले मैं इस माध्यम में देखता हूँ हवा के सापेक्ष, फिर इसमें देखता हूँ हवा के सापेक्ष, फिर इसमें देखता हूँ हवा के सापेक्ष। कुल मिला के N0 H1 बटे N1, N0 H2 बटे N2, N0 H3 बटे N3, ये रहा। N1 का मान 1 हो गया, तो ये बन गया H1 है ना, H1 बटे N1, H2 बटे N2 और H3 बटे N3, और ये हो गया आभासी गहराई। यहाँ तक मामला पहुँचा। आभासी गहराई क्या है, अगर हम सूत्र की बात करें, अगर हम सूत्र लगा लें, यहाँ देखिए क्या कहते हैं, आभासी गहराई है वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तो ये n जो है ये है तुल्य, क्योंकि ऊपर है हवा N0, हवा से तुल्य है, ये वास्तविक है, पूरा तुल्य अपवर्तनांक पूरे का है, ये हवा का है, हवा से देखा जा रहा है। तो इस N0 को तो 1 कर देंगे, लो ये N0 तो मैंने 1 कर दिया, ये लो। कुल मिला के वास्तविक H है, ये है। H का मान कितना है देखा जाए तो वास्तविक में सब H1 प्लस H2 प्लस H3,
भाई वास्तविक जो गहराई है H1 H2 H3 है, जो कि इनकी मोटाई है, माध्यमों की गहराई है या मोटाई है, जो भी है, इस चीज को यहां लगा देते हैं। यानी ये होगी H1 प्लस H2 प्लस H3 बटे N तुल्य अपवर्तनांक, इसके बराबर कर देता हूं। N1 H2 बटे N2 H3 बटे N3। सिंपल। इस पूरे के पूरे नंबर को इधर ले जाते हैं, तुल्य को उधर कर लेते हैं, तो कुल मिला के तुल्य अपवर्तनांक का सूत्र तैयार है। H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस जितना भी है H, जो भी H है, H n तक बनाए तो H n बना देंगे। ये लो, मान लो n नंबर ऑफ इसमें चीज़ें हैं, n नहीं लिखते, छोड़ दो, ऐसे ही लिखा रहने दो, जितने चाहे लगाओ, क्योंकि n यहाँ लगा हुआ है, कन्फ्यूजन हो जाता है, n नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे H1 बटे N1 H2 बटे N2 H3 बटे N3 प्लस ये रहा। तो ये जो सूत्र है ये तुल्य अपवर्तनांक का सूत्र है, जो आभासी गहराई के आधार पर निकाला जा सकता है। ठीक, ये आ गया। कहीं कहीं पे इस पे सवाल मिलेगा आपको, अपना आप जेई और नीट वगैरह के सवाल करेंगे, एम्स वगैरह के सवाल करेंगे, है ना, तो इस पे सवाल मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं लेनी, लगा लो वैल्यू, ठीक, आ जाएगा उत्तर। अब सूर्य उदय से पहले दिखने लगता है और सूर्य अस्त हो जाने के बाद भी दिखता रहता है। इसका कारण, इस कारण को समझेंगे, ठीक। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद भी दिखता रहता है। कारण वही है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन है और प्रकाश जो है पहुंच जाता है घूम के, ठीक। अब देखिए कैसे, दोनों स्थितियों को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए करते हैं, लेते हैं, ये लेते हैं हम पृथ्वी, बड़ा ही बढ़िया मज़ेदार है ये, ठीक। ये हम ले लेते हैं पृथ्वी, और ये लेते हैं पृथ्वी पर खड़ा कोई व्यक्ति, दर्शक, और यह देखता है सूर्य को ऐसे, यहाँ पर सूर्य है, ठीक। तो पृथ्वी पे खड़ा दर्शक है, तो ये बना देते हैं बच्चों वायुमंडल। ये वायुमंडल है, देखो ये बन गया वायुमंडल। ठीक, तो यह निर्वात है। ये क्या है? ये निर्वात है। इसका अपवर्तनांक n1 है जो 1 है।
यह वायु है, इसका अपवर्तनांक N2 है 1.0029 के आसपास है। हालांकि एक ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए थोड़ा सा फर्क है अपवर्तनांक में, कुल मिला के अपवर्तन हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक 1 से थोड़ा सा अधिक है, इसी के कारण ये फर्क पड़ जाएगा। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ है, ये सूर्य की स्थिति है, ठीक, और ये दर्शक को सीधे दिख रहा है, ये दर्शक को सीधे दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र से अगर यहाँ बिल्कुल सीधे एक लंब डाल दिया जाए तो यह कोण होता है I और यह कोण होता है R। अपवर्तन हो जाता है, थोड़ा 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 अपवर्तन होता रहता है, पूरे वायुमंडल में ये अपवर्तन होता रहता है, ठीक। तो इसका मतलब हो गया सीधे सीधे कि R I से कम होगा, तो इसका मतलब ये R I से कम होगा, ऐसे। देखिए फर्क पड़ गया। अब ये दर्शक यहाँ पर है, तो इसका मतलब सूर्य की स्थिति थोड़ी सी नीचे होगी, ऐसे। अब सूर्य से कोई किरण चली तो I जो है, देखिए थोड़ा सा I जो है बढ़ेगा और R ये आ जाएगा तो R ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना चाहें तो दर्शक यहाँ हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर जैसी कोई किरण यहाँ से चलती है और किसी दर्शक की आंख पर पहुँचती है, थोड़ा सा कोण घटता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का सूर्य, जो सूर्य यहाँ है, तो उसकी किरण थोड़ी सी घूम के दर्शक की आंख तक पहुँच जाती है और दर्शक की आंख सीधी रेखा में देखती है तो सूर्य यहाँ दिखता है। और इसमें लगभग लगभग 2 मिनट का फर्क है, 2 मिनट, यानी सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। कारण वायुमंडल में अपवर्तन है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें घूम जाती हैं, थोड़ा सा पृथ्वी के केंद्र की तरफ थोड़ा सा घूम जाती हैं और दर्शक की आंख पीछे हटाकर देखती है तो क्या होता है, थोड़ी स्थिति ऊपर दिखती है, ठीक। जैसा कि अभी हमने देखा, आभासी और वास्तविक गहराई हम देख रहे थे, ठीक। तो हम कहाँ हैं, हम हैं सघन माध्यम में। ये सघन माध्यम हो गया। और सूर्य कहाँ है, सूर्य है विरल माध्यम में, ठीक। तो विरल माध्यम में सूर्य है तो प्रकाश किरण थोड़ी सी घूमेगी पृथ्वी। मान लीजिए ऐसे जा रही थी किरण, यूँ ऐसे जा रही थी, देखो सीधे सीधे सूर्य से आ रही है और सीधे जाना था इसको, हुआ क्या, थोड़ा अविलंब की तरफ घूम गई है, देखो ऐसे, तो दर्शक की आंख तक पहुंच गई। तो दर्शक की आंख इसे पीछे हटा के सीधा देखेगी पीछे की तरफ, तो इसका मतलब सूर्य जहां है वहां से थोड़ा ऊपर दिखेगा, यानी दिख जाएगा। तो 2 मिनट का फर्क है इसमें, ठीक। चलिए, ये हो गया कि भाई सूर्य के छिपने और सूर्य के उदय होने में 2 मिनट का ऐसा गैप है कि पहले से सूर्य उदय हो जाता है 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। ओके, डन, समझ में आ गई बात। चलिए, एक आखिरी सवाल, एक टेक्निकल सवाल, दैट फॉर द जो तैयारी कर रहे हैं जेईई एडवांस IIT वगैरह की तैयारी करते हैं बच्चे, ठीक, उनके लिए एक स्पेशल सवाल दे देता हूँ ताकि गणित का उपयोग भौतिक विज्ञान में किया जा सके, ठीक है। टॉपिक पूरा हो चुका है आपका
अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ छोड़ देंगे आप। अगर जेईई एडवांस की तैयारी नहीं करना चाहते आप तो इस वीडियो को यहाँ छोड़ देंगे आप, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, जेईई एडवांस यानी जेईई वालों के लिए सवाल आ गया एक, ठीक है। अब क्या है कि कहता जी पानी है, ये पानी है, ये सब पानी है, ठीक। पानी का अपवर्तनांक नीचे की तरफ जाने पर गहराई के साथ साथ बदलता है। ये मूल बिंदु है और ये y अक्ष है, ठीक। पानी का अपवर्तनांक y अक्ष के साथ बदलता है। पानी का अपवर्तनांक यानी n, पानी का अपवर्तनांक 4/3 प्लस AY, जहाँ A जो है वो है 10⁻⁻² प्रति मीटर, ये पानी का अपवर्तनांक। जैसे जैसे हम y का मान रखते जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि भाई y का मान अगर रखेंगे नीचे, ठीक, तो माइनस में रखेंगे y का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक में आएगा। तो ये अपवर्तनांक थोड़ा घटता जाता है, ठीक। ये आ गया, हो सकता है बढ़ रहा हो, माइनस भी आ सकता है। कुल मिला के अपवर्तनांक y का फलन है y अक्ष पर, ठीक। कहता जी एक सिक्के को, ये है लोहे का सिक्का, एक सिक्के को t=0 समय पर, सिक्के को t=0 समय पर 0 पर गिराया जाता है। जी का मान 10 ले सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी इस सिक्के को यहाँ, जब ये यहाँ होता है मूल बिंदु पे, तो समय होता है 0, छोड़ दिया जाता है इसको, और ये मुक्त रूप से पानी में गिर रहा होता है। मुक्त रूप से यह सिक्का पानी में गिर रहा होता है। पानी का उत्प्लावन बल या पानी का शयान बल, श्यानता जिसे कहते हैं, वो इस पर नहीं है, यानी यह मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। कहता है किसी स्थिति y पर, जब ये स्थिति y पर होता है, ठीक, वास्तव में कहाँ है, y पर है, सिक्के की आभासी स्थिति का व्यंजक बनाइए। यानी ये y जो है वास्तविक है, आभासी y जो होगा, आभासी स्थिति जो होगी उसका व्यंजक बनाइए, सिक्के की आभासी स्थिति का व्यंजक बनाइए, ठीक। तो कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि सिक्के का जो वास्तविक विस्थापन है वो क्या है, y है। तो आभासी विस्थापन क्या मान लें, y'। ये कितना होता है, ये हो जाएगा n1/n2 और ये हो जाएगा y। n1 हवा है, n2 है 4/3 प्लस AY, ये हो गया तुम्हारा y।
ये है आभासी विस्थापन। ठीक, ऐसे। तो ये जो 1 है इसे हटा देते हैं और इसको ठीक करके लिख देते हैं। ये है आभासी विस्थापन। ओके, अब आभासी विस्थापन ये मिल गया। अब कह रहा है कि यहाँ के सापेक्ष सिक्के की चाल कितनी होगी, सिक्के में जो चाल होगी किसी y पर वो कितनी होगी, यानी किस चाल से सिक्का नीचे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक, मूल बिंदु के सापेक्ष सिक्के की चाल क्या होगी। ठीक, तो अब मूल बिंदु के सापेक्ष अगर सिक्के की चाल जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, इसका अवकलन ऐसे सीधे सीधे नहीं होना का। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें करते हैं यहाँ से हम y, ये है 4/3 प्लस ay। ठीक, हम इसको पहले a से गुणा करते हैं और इधर a से भाग करते हैं। ठीक, पहले y को ही ठीक करते हैं, पहले y डैश को ठीक करते हैं, है ना, क्योंकि हमें यहाँ एक व्यंजक बनाना है। y 4/3 व्यंजक बनाना भी सीखेंगे। ऐसे a से गुणा करते हैं, a से भाग करते हैं। ठीक, 4/3 जोड़ देते हैं, 4/3 घटा देते हैं, ऐसा। तो देखिए ये चीज़ बन गई 1/a, ये हो गया 1 और ये हो गया -4/3, 4/3 प्लस ay, ऐसा बन गया ये। ठीक, इस चीज़ को अंदर गुणा कर देते हैं, 1/a माइनस 4/3a और 1 4/3 प्लस ay, ये बन गया y डैश। ठीक, y डैश जो ये बनाया है 4/3 प्लस ay डा करके, बाकी चीज़ों को हटा लेते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, देखो इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, हटा देते हैं इसको। y डैश 1/a माइनस 4/3a 1/4/3 प्लस ay, ऐसे। अब ये है आपेक्षिक विस्थापन, जहाँ पर दिखाई दे रहा है सिक्का है कितने पे, सिक्का y पे है, कोई टाइम t होगा, किसी समय पे ऐसा हो रहा होगा, उसका वास्तविक विस्थापन y है और मुक्त रूप से सिक्का गिर रहा है। सीधी सी बात यह है, सिक्का जो है गुरुत्वीय त्वरण में नीचे की तरफ पानी में जा रहा है। शयान बल, घर्षण बल, उत्प्लावन बल सब सुने। अब करते हैं इसका अवकलन, यानी dy डैश बाई dt। तो इसमें समय नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। -4/3a, ये जो नंबर है इसका नीचे अगर देखें एक बार तो इसका स्क्वायर होगा, 4/3 प्लस ay का स्क्वायर होगा एक बार, और माइनस भी लगेगा क्योंकि पावर माइनस में है तो माइनस भी लगेगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अवकलन में जा रहे हैं, फिर देखते हैं इसका 0 हो जाएगा, इसका a हो जाएगा और ये हो जाएगा dy/dt। ये हो गया अवकलन। अवकलन को चेक करेंगे अपना एक बार, ठीक से अपना अवकलन ठीक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला हाई लेवल पे है तो अवकलन को चेक कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये हो गया dy/dt, यानी वह आपेक्षिक चाल जो मूल बिंदु से देखने पर या ऊपर से देखने पर सिक्के में नीचे की तरफ दिखाई देगी। ठीक, कर लेते हैं, ये a यहाँ से काट देते हैं, तो 4/3 dy/dt और ये हो गया तुम्हारा 4/3 प्लस ay का स्क्वायर। ठीक, यह जो dy/dt है ये सिक्के की वास्तविक चाल है, जिसे सिक्का नीचे जा रहा है, ये वास्तविक चाल है, ये दिखाई देने वाली नहीं है। दिखाई देने वाली ये है, आभासी चाल ये है dy/dt, क्योंकि आभासी विस्थापन यही है, आभासी विस्थापन परिवर्तन की दर ही आभासी चाल होगी, तो ये वास्तविक चाल है। वास्तविक चाल कितनी लगाऊं मैं यहाँ पे, यहाँ लगा देता हूँ वर्गमूल 2g(y). क्यों, गति का तीसरा समीकरण कहता है v² u² प्लस 2gh। तो u कितना था जब यहाँ से छोड़ा था, u था यहाँ पे 0,
तो देखो v कितना आ गया, वर्गमूल 2g, नीचे की तरफ कितना विस्थापन y। तो ये है चाल, वास्तविक चाल है वर्गमूल 2gy, ये आभासी चाल है, ये तुम्हारा सूत्र है। यानी ये वो व्यंजक है जो y के पदों में सिक्के की आभासी चाल बताएगा। ठीक, तो अवकलन का उपयोग करके कहीं पर भी किस तरीके से सवाल आप बना सकते हैं, ये बड़ी सरल सी बात है। और जेईई एडवांस पे तैयारी करेंगे तो सवाल छोटे छोटे बना के देखेंगे भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने इस सवाल को शुरू करने से पहले ही कहा था कि भाई अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसके चक्कर में पड़ना नहीं, अपनी वीडियो को रोक लो यहीं पे, ठीक है। आगे देखने की जरूरत क्या पड़ती है, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो सवाल मैं लास्ट में लेता हूँ जेईई एडवांस का 1-2, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, ठीक है। डन, चलिए अब चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे, अगली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके, बाय।